Hello students, welcome back. So let's discuss the part 2 of your December 2024 paper. ये है आपका पेपर 50 मार्क्स का 2 घंटे का होता है. 300 वर्ड्स लिखने होते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन में और 150 वर्ड्स लिखने होते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन में. ऑलरेडी हम सेक्शन ए कर चुके हैं. सेक्शन बी में ये सारे क्वेश्चन हैं आपके. सबसे पहला हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है रिवाइवल एंड प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट्स बीइंग कैरिड आउट इन भीमबेटका मध्य प्रदेश. ऑलरेडी हम कर चुके हैं ये, ठीक है. फिर दोबारा से कर रहे हैं और बाकी जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो भी, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. रिवाइवल एंड प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट्स कैरिड आउट एट भीमबेटका मध्य प्रदेश. लोकेशन देख लेते हैं सबसे पहले भीमबेटका की. ये आपकी रायसेन डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है. ये एक रिनाउंड आपका हेरिटेज साइट है जो बेसिकली रॉक शेल्टर्स और केव पेंटिंग्स के लिए फेमस है. एंड ये क्या शो करता है आपको कि अर्ली ह्यूमन लाइफ, उनका कल्चर और उनका आर्ट कैसा थे. ये एक रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, जो कि एक यूनिवर्सल वैल्यू होल्ड करती है. फिर नीचे आ जाओ. प्रिजर्वेशन की नीड क्यों पड़ी हमें, क्योंकि नेचुरल वेदरिंग की वजह से कंटिन्यूस एक्सपोजर होता है आपके रॉक्स वगैरह का, रेनफॉल की वजह से, और जो ह्यूमन इंटरफेरेंस होती है आपकी, उससे क्या होता है पेंटिंग्स को नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से प्रिजर्वेशन की नीड पड़ी. दूसरा क्या है, कभी कभार जो टूरिस्ट आते हैं वो क्या करते हैं, जो पेंटिंग्स वगैरह हैं उनको हाथ लगा देते हैं, ख़राब कर देते हैं, है ना, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जो रॉक आर्ट है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं. फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि वहाँ पर मॉस और लाइकेंस ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल आर्ट है ना वो फेड होनी शुरू हो जाती है और ख़राब होनी शुरू हो जाती है. इसलिए हमें प्रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ी. अब फिर हमने जब अब हमें ये नीड पड़ी कि भाई ये सब ख़राब हो गया, तो हमने क्या इनिशिएटिव्स लिए. देखो, तो हमने की रिवाइवल इनिशिएटिव्स लिए. पहला, साइंटिफिक क्लीनिंग ऑफ पेंटिंग्स, जिसमें हमने नॉन इवेसिव मेथड्स को यूज़ करा मॉस, डर्ट और पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए. फिर हमने केमिकल ट्रीटमेंट्स को यूज़ करा ताकि आप अपनी पेंटिंग्स को फर्दर डीके से प्रोटेक्ट कर सको विदाउट डैमेजिंग द ओरिजिनल आर्ट. एंड थर्ड वन इज़ इंस्टॉलेशन ऑफ प्रोटेक्टिव बैरियर्स एंड फेंसिंग टू रेस्ट्रिक्ट डायरेक्ट ह्यूमन कॉन्टैक्ट. हमने बैरियर्स लगा दी और फेंसिंग लगा दी जिससे डायरेक्ट ह्यूमन का कॉन्टैक्ट ना हो सके पेंटिंग्स के तरफ, ठीक है. फिर कंजर्वेशन मेजर्स देख लो क्या क्या है, क्या क्या यूज़ करें. पहला तो रेगुलर मॉनिटरिंग करी हमने और डॉक्यूमेंटेशन करी पेंटिंग्स की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने. दूसरा, हर्बिसाइड्स और बायोसाइड्स को यूज़ किया गया ताकि जो वेजिटेशन ग्रोथ है या फिर माइक्रोबियल कॉलोनीज़ है रॉक सरफेसेस पे वो ग्रो ना कर पाएँ. देन हमने इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक्स की इंट्रोडक्शन करी ताकि कोई भी केमिकल रिएक्शन उन पेंटिंग्स पे ना हो. फिर नीचे आ जाओ. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हमने जो है पाथवेज क्रिएट कर दिए विजिटर्स के लिए, और ताकि वो गैलरी को व्यू कर सके, और टूरिस्ट मैनेजमेंट की तरफ हमने ध्यान दिया. दूसरा क्या करा, हमने साइन बोर्ड्स लगा दिए, इंफॉर्मेटिव साइन बोर्ड्स, और इंटरप्रिटेटिव पैनल्स लगाए जो कि आपको एक्सप्लेन करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ साइट विदाउट डिस्टर्बिंग देम, ताकि वो एक्सप्लेन भी कर देते हैं और आप उसको डिस्टर्ब भी नहीं करते साइट को. फिर नीचे आ जाओ. कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट क्या रही है. कम्युनिटी ने अवेयरनेस प्रोग्राम हमने चलाए हैं लोकल कम्युनिटीज़ के लिए कि भाई इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और आपको इसको क्यों प्रिजर्व करके रखना है, इस कल्चरल हेरिटेज को. हमने ट्रेनिंग दी लोकल्स को कि भाई गाइड्स के तौर पे, ताकि वो सस्टेनेबल टूरिज़्म को प्रमोट कर सके और साइट को प्रोटेक्ट कर सके. फिर नीचे आओ. रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल्ड मैपिंग हुई है और पेंटिंग्स का रिकॉर्ड मेंटेन करा गया है आर्चिवल पर्पस के लिए. दूसरा, कोलैबोरेटिव रिसर्च हुई है आर्कियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और कंजर्वेशन साइंटिस्ट्स के साथ, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको और अपने आर्ट को अच्छे से प्रिजर्व कर सको. लीगल प्रोटेक्शन में हमने क्या क्या किया है. इसमें हमने इसको एक प्रोटेक्टेड साइट के तौर पे डिक्लेयर कर दिया गया है. वो किसके अंडर, एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रेमिनेंट एक्ट के अंडर हमने भीमबेटका साइट को एक प्रोटेक्टेड साइट डिक्लेयर किया हुआ है. दूसरा,
हमने इम्प्लीमेंट कर दिए हैं स्ट्रिक्ट रूल्स अगेंस्ट वेंडलिज्म की भाई अगर कोई भी तोड़फोड़ करी गई अंदर तो उसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और इंश्योर करी कि पनिशमेंट होगी अगर आपने कोई भी डिफेसिंग करी, ख़राब करने की कोशिश करी पेंटिंग को या फिर आर्ट को डैमेज करने की कोशिश करी। ठीक है, फिर नीचे देखो आउटकम प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, इसके प्रोजेक्ट्स क्या हैं इसमें। पहला कि आउटकम क्या निकले इस प्रोजेक्ट के, आउटकम निकले हैं आपके ये वाले कि विजिबिलिटी रिवाइव करी गई है और क्लैरिटी रिवाइव करी गई है पेंटिंग्स की एजुकेशनल और टूरिज्म पर्पस के लिए। दूसरा, ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ भीमबेटका को एनहांस किया गया है एज अ प्री हिस्टोरिक हेरिटेज साइट। तीसरा है आपका बैलेंस टूरिज्म एंड कंजर्वेशन गोल्स जिसने इंश्योर की है सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, इसके फ्यूचर प्लान्स हैं कि भाई कंटिन्यूस असेसमेंट होगी ताकि फर्दर जो है आपका कंजर्वेशन फर्दर प्रिवेंटिव मतलब कि आगे जो भी है प्रिवेंटिव मेथड्स के लिए फर्दर उसको कंजर्व किया जा सके आपकी पेंटिंग्स वगैरह को, तो प्रिवेंटिव कंजर्वेशन टेक्निक्स अप्लाई गई है। दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जिसमें डिजिटल मैपिंग 3D स्कैन्स ये सब है ताकि आपके डिजिटल रिकॉर्ड्स की मेंटेन कर सके फ्यूचर जनरेशन के लिए। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, डेलिब्रेट ऑन सम इश्यूज रिलेटेड टू हेरिटेज एंड लोकल कल्चर्स। सो हेरिटेज साइट और लोकल कल्चर आपके इंटीग्रल पार्ट हैं किसी भी कम्युनिटी की आइडेंटिटी के, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी को और ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को। यहाँ पर सेवरल इश्यूज हैं जो हराइज हो जाते हैं जब हम इनकी मैनेजमेंट करते हैं और सस्टेनेंस करते हैं। अब इश्यूज क्या रिलेट होते हैं या फिर जो भी अराइज होते हैं हेरिटेज और लोकल कल्चर्स के, तो उसमें देख लो। सबसे पहला है जब हम इनको रिवाइव करते हैं और इनकी मैनेजमेंट करते हैं तो पहला इशू उठता है कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर का। सो कल्चर प्रैक्टिसेस को, रिचुअल्स को और क्राफ्ट्स को इस तरीके से पैकेज किया जाता है और टूरिस्ट के सामने इस तरीके से बेचा जाता है कि उसको एक प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, तो उससे क्या होता है कमोडिफिकेशन हो जाता है, प्लस जो ओरिजिनल मीनिंग होता है ना, जो उसकी प्योरिटी होती है, सेक्रेडनेस होती है, कंटेक्स्ट होता है, वो डाइल्यूट हो जाता है। जैसे कि ट्रेडिशनल डांस जो कि टूरिस्ट की सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए परफॉर्म किए जाते हैं, अपना रिचुअल सिग्निफिकेंस वो खो देते हैं। दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, ओवर कमर्शलाइजेशन ऑफ हेरिटेज साइट। सो कभी कभार क्या होता है जो हेरिटेज साइट्स हैं ना उनकी ओवर कमर्शलाइजेशन हो जाती है कि हम आसपास होटल्स, रोड्स, शॉप्स बना देते हैं जिसकी वजह से ये जो कल्चरल लैंडस्केप है ना ये ऑल्टर हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है फिर इसका, इन्वायरमेंटल की डिग्रेडेशन और दूसरा एस्थेटिक वैल्यू का लॉस। फिर आता है आपका डैमेज ड्यू टू अनरेगुलेटेड टूरिज्म। अब जो है जब बहुत सारे टूरिस्ट एक जगह पे जाएंगे तो उससे क्या होगा, वहाँ पर डैमेज होगा, डिटेरियोरेशन होगी, तोड़फोड़ होगी, ग्राफिटी होगी, मतलब लोग लिखेंगे वॉल्स पे, लिटरिंग होगी, थूकेंगे, गंद फेंकेंगे नीचे। ठीक है, अब भीमबेटका जैसे एग्जांपल ले लो, भीमबेटका और अजंता केव्स बहुत ज़्यादा सफ़र करी है हमारी, किस लिए, बिकॉज ऑफ टचिंग ऑफ आर्ट एंड नेगलेक्ट ऑफ प्रिजर्वेशन एथिक्स, कि भाई जो लोग आते हैं उसको टच कर देते हैं और हमारे भी प्रिजर्वेशन मेथड्स में थोड़ा सा कमी रह गई है जिसकी वजह से अजंता एलोरा केव्स को, भीमबेटका केव्स को बहुत ही नुकसान पहुंचा है। लॉस ऑफ ऑथेंटिसिटी, लोकल आर्ट, फेस्टिवल और रिचुअल्स इनको मॉडिफाई किया गया है ताकि टूरिस्ट की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सके, तो जिसकी वजह से जो ऑथेंटिसिटी है ना वो कहीं ना कहीं हमारी ख़त्म हो गई है। और इसने क्या रिज़ल्ट किया है, जो हम इस जो मॉडिफाई करके अपने रिचुअल्स को दिखाते हैं, मोड़ तोड़ के दिखाते हैं, तो इससे हम क्या करते हैं, ऑथेंटिसिटी को स्टेज ऑथेंटिसिटी की फॉर्म में हम दिखाते हैं। ठीक है, जिससे कल्चरल कॉन्टीन्यूटी जो है हमारी थ्रेटन हो जाती है। देन आते हैं हम निगलेक्ट बाय यंगर जनरेशन। अब हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन है और ग्लोबलाइजेशन है ये यूथ को क्या करती है, एलिनेट करती है ट्रेडिशनल नॉलेज और ऑफ क्राफ्ट से। और और वो क्या, जो नॉलेज आपकी फॉरेनर्स के थ्रू आ रही है या फिर हमारे टूरिस्ट की जो लैंग्वेज वगैरह है उस चीज़ को अडॉप्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, ओल्ड ट्रेडिशंस का लॉस होता है इसमें, और अनरिकॉर्डेड नॉलेज ये इफ़ेक्ट करती है कम्युनिटी की आइडेंटिटी को। फिर नीचे आओ, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंजर्वेशन पॉलिसीज़ एंड कम्युनिटी राइट्स।
कम्युनिटी जो लोकल कम्युनिटी है वो फेस करती है डिस्प्लेसमेंट और रिसोर्स यूज रेस्ट्रिक्शंस इन द नेम ऑफ कंजर्वेशन। ये एलियनेशन, रिजेंटमेंट और कॉन्फ्लिक्ट्स विद अथॉरिटीज की तरफ लीड करती है। फिर आ जाओ इन एडिक्वेट फंड्स एंड एक्सपर्टीज फॉर कंजर्वेशन। बहुत सारी हेरिटेज साइट्स जो होती है ना, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को लैक करती हैं और एक ट्रेन पर्सनल को लैक करती हैं, जिसकी वजह से पुअर रिस्टोरेशन प्रैक्टिस जो होती है वो ओरिजिनल फीचर्स को फर्दर जो है डैमेज पहुंचा देती है। ओनरशिप एंड रिप्रेजेंटेशन इश्यूज। हेरिटेज मैनेजमेंट जो है ये ओपन कंट्रोल होता है बाय स्टेट और सेंट्रल बॉडीज़। दूसरा है आपका लोकल कम्युनिटीज़ जो एक्चुअल ही कस्टोडियंस है ना इनकी, वो उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। फिर आता है आपका टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, जो कंजर्वेशन प्लानिंग होती है विदाउट इंडिजिनस पर्सपेक्टिव, ये फेल हो जाती है कम्युनिटी की नीड्स को और कल्चरल इंटीग्रिटी को एड्रेस करने में। फिर सॉल्यूशन जो रिक्वायर्ड है हमारे वो ये हैं कि सेंसिटिव टूरिज़्म डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है जो कि कल्चरल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करे। दूसरा कि हमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। तीसरा अवेयरनेस और एजुकेशन प्रोग्राम्स जो कि प्रमोट करें आपके प्रिजर्वेशन एथिक्स को। चौथा है आपका पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाएं जो कल्चरल प्रिजर्वेशन को बैलेंस करें विद इकोनॉमिक बेनिफिट्स के साथ। थर्ड क्वेश्चन देख लो, डिस्कस इको टूरिज्म, डिस्कस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन नागालैंड। सो इको टूरिज्म हम ऑलरेडी कर सकते हैं, ये एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल है नेचुरल एरियाज़ पे जो कि इन्वायरमेंट को कंजर्व करने में हेल्प करते हैं और जो आपकी लोकल पीपल है वहाँ की लाइफस्टाइल को क्या करते हैं, वेलबींग को इम्प्रूव करते हैं। ये बेसिकली एम्फेसाइज करते हैं कि जो आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो कम हो सके वाइल प्रमोटिंग कल्चरल एंड इकोलॉजिकल अवेयरनेस। ये एजुकेशन और इंटरप्रिटेशन को एंकरेज करते हैं नेचर के बारे में और लोकल कल्चर के बारे में। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं बाय इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज़ इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जिसमें लोकल कम्युनिटीज़ जो होती हैं प्लानिंग और मैनेजमेंट की उनको इन्वॉल्व किया जाता है। एग्ज़ाम्पल्स इंडिया में एग्ज़ाम्पल्स हैं जैसे कि पेरियार टाइगर रिज़र्व केरला में, सिक्किम में आपका होम स्टे टूरिज़्म है, फिर आपका नागालैंड में कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव है। हमें क्या डिस्कस करना है यहाँ पर, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन नागालैंड। सो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन इको टूरिज्म, नागालैंड का केस हम ले रहे हैं। नागालैंड आपका रिच है बायोडाइवर्सिटी में और कल्चरल हेरिटेज में, जो कि एक पोटेंशियल ठीक है ऑफर करता है इको टूरिज्म में। ये इस स्टेट ने कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज्म मॉडल को अपनाया हुआ है जिससे कि इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो इंटीग्रेट हो जाते हैं कल्चरल प्रिजर्वेशन के साथ। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे खोनोमा विलेज है आपका नियर कोहिमा, ये एक लीडिंग एग्जांपल है। खोनोमा जो है इंडिया का पहला ग्रीन विलेज है। 1998 में खोनोमा विलेजर ने डिक्लेयर किया था 153 स्क्वायर किलोमीटर्स एज खोनोमा नेचर कंजर्वेशन एंड ट्रैगोपैन सेंचुरी को, ठीक है, KNCTS। कब डिक्लेयर हुई थी ये, 1998 में। इस प्रोजेक्ट का एम था जो आपके देखो एंडेंजर्ड ब्लेंस ट्रैगोपैन है, ठीक है, एंड फॉरेस्ट, इनको हंटिंग से और लॉजिंग से बचाना, ठीक है, ये एम था। तो एंटायर इनिशिएटिव जो था वो किसके द्वारा लेड किया गया था, खोनोमा विलेज काउंसिल के द्वारा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी गवर्नेंस शो करती है। फिर आगे चलो, कम्युनिटी का क्या रोल रहा है इसमें, देखो जस्ट अ मिनट।
यस। सो कम्युनिटी का क्या रोल रहा है कि विलेजर्स, जो विलेज काउंसिल है ना, वो टूरिज्म एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि कोई भी हार्म जो है वो इकोलॉजी और कल्चर को नहीं पहुंच रहा। दूसरा, लोकल्स आपकी होम स्टे फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं और प्रमोट करते हैं इनकम जनरेशन, और जो टूरिस्ट हैं वो ऑथेंटिक कल्चरल एक्सपीरियंस देते हैं। ठीक है, 9th पॉइंट पे आ जाओ, गाइडेड नेचर वॉक्स एंड ट्रैक्स। इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है ट्रेंड यूथ्स के द्वारा, जो आपको लोकल फ्लोरा फोना, मतलब जो आपका पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु वगैरह हैं, एनिमल्स हैं, और उस प्लेस की हिस्ट्री है उसके बारे में बताते हैं। विलेजर्स आपके इको टूरिज्म रिस्टोरेशन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि क्या लेते हैं, जैसे कि कुछ इनिशिएटिव्स लेते हैं कि भाई रीप्लांटिंग नेटिव ट्री स्पीशीज़ एंड प्रोटेक्टिंग वाटर सोर्सेस। और नीचे आ जाओ, कल्चरल इंटीग्रेशन। जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स हैं, फूड हैं, क्राफ्ट्स हैं और प्रैक्टिसेस हैं, इनको बहुत ही रिस्पॉन्सिबली शोकेस किया जाता है ताकि कमोडिफिकेशन को अवॉइड किया जा सके। टूरिस्ट को एजुकेट किया जाता है अबाउट आगामी नागा कस्टम्स, इकोलॉजिकल एथिक्स एंड ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम्स। बेनिफिट्स क्या होते हैं कम्युनिटी को इससे? ये एक ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करते हैं, जो कि डिपेंडेंस रिड्यूस कर देती है आपकी झूम कल्टीवेशन और हंटिंग पे। ठीक है, ये बेनिफिट मिलते हैं इस कम्युनिटी को। दूसरा, ये कम्युनिटी की प्राइड को स्ट्रेंथन करते हैं उनके हेरिटेज और इन्वायरमेंट में। तीसरा है, ये रेवेन्यू अर्न करते हैं, जो कि ऑफन दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया जाता है विलेज के डेवलपमेंट में, एजुकेशन में और कंजर्वेशन में। ठीक है, जो भी रेवेन्यू अर्न होता है वो इन चीज़ों में वापस से री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। फिर चैलेंजेस क्या फेस करते हैं? ये चैलेंजेस जो फेस होते हैं वो ये कि टूरिज्म ग्रोथ को इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ बैलेंस करना, ये एक बड़ा कंसर्न होता है, जो चैलेंज कह सकते हैं हम इसे। दूसरा, कल्चरल प्रैक्टिस को इंश्योर करना दैट कि ये मॉडिफाइड, कि भाई ये सिर्फ टूरिस्ट की एक्सपेक्टेशन को ही मीट करने के लिए मॉडिफाई नहीं करी गई हैं, बल्कि एक्चुअल में भी ये ऐसी ही प्रैक्टिस होती है। तीसरा, एक कैपेसिटी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की नीड है, जहां पर आप इकोसिस्टम को डैमेज भी ना करो। फिर की फीचर्स क्या है नागालैंड टूरिज्म मॉडल के? ये है आपका बॉटम अप अप्रोच, जो कि आपकी कम्युनिटीज़ के द्वारा लेड किया गया है रादर देन एक्सटर्नल एजेंसीज। स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस जो है वो आपका आया है कि इस पे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन और डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स पे। ये एक इको फ्रेंडली टूरिज्म एथिक्स को प्रमोट करता है, जो कि इंडिजिनस नॉलेज के साथ, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स के साथ अलाइन की गई होती हैं। ठीक है, फिर आता है आपका कंक्लूजन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन नागालैंड्स इको टूरिज्म, स्पेशली खोनोमा, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कैसे कंजर्वेशन, कल्चरल प्रिजर्वेशन और लाइवलीहुड जनरेशन हुई है, और कैसे इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है सक्सेसफुली थ्रू रिस्पॉन्सिबल एंड पार्टिसिपेटरी टूरिज्म प्रैक्टिस के द्वारा। अब 3 क्वेश्चंस और हैं जो 5-5 नंबर के हैं, उसमें ये आंसर्स आएंगे आपके। पहला है ऑथेंटिसिटी इन टूरिज्म। ऑथेंटिसिटी का बेसिक मतलब होता है कि जेन्युइननेस या फिर ओरिजिनलिटी ऑफ अ कल्चरल एक्सपीरियंस, आर्टिफैक्ट्स, परफॉर्मेंसेस एंड प्रैक्टिसेस जो कि टूरिस्ट के द्वारा इनकाउंटर की जाती हैं। की डिबेट क्या है इसमें? ये इंट्रोड्यूस किया गया बूर्स्टिन और मैककेनल के द्वारा। बूर्स्टिन 1961 में, मैककेनल 1973 में। बूर्स्टिन का व्यू क्या था 1961 में कि जो टूरिस्ट हैं ये सूडो इवेंट्स को कंज्यूम करते हैं, जो कि इनके लिए स्टेज की जाती हैं। इसमें जो रियल कल्चरल डेप्थ है ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग होती है। मैककेनल का व्यू क्या था 1973 में? इन्होंने बोला था कि टूरिस्ट जो है ना वो ऑथेंटिक एक्सपीरियंस को सीख कर रहा होता है, बट अक्सर क्या होता है, इसको स्टेज्ड ऑथेंटिसिटी मिली होती है। ये एनकाउंटर करता है स्टेज्ड ऑथेंटिसिटी को, जो कि टूरिस्ट की गेज के लिए ही बना होता है।
अब आपको ऑथेंटिसिटी 3 टाइप की होती है, ऑब्जेक्टिव, कंस्ट्रक्टिव और एग्जिस्टेंशियल ऑथेंटिसिटी। ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, यहाँ पर आते हैं आपके जेन्युइन आर्टिफैक्ट्स, कल्चर प्रैक्टिसेस जो रूटेड होती हैं आपकी ट्रेडिशन में, जेन्युइन वाली, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव में क्या आता है कि टूरिस्ट परसेप्शंस डिटरमाइन ऑथेंटिसिटी इवन इफ इट इज़ रिक्रिएटेड, कि भाई एक तो हो गया जेन्युइन वाला, फिर आता है जो टूरिस्ट को जेन्युइन लग रहा है भले ही वो रिक्रिएटेड हो। तीसरा आता है एग्जिस्टेंशियल ऑथेंटिसिटी, जो टूरिस्ट फील करते हैं कि ये ऑथेंटिक एक्सपीरियंस है अपने पर्सनल इन्वॉल्वमेंट से, रिगार्डलेस ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ठीक है। मान लो किसी जगह पे जाके टूरिस्ट को लग रहा है ये सच्चा है, पर हो सकता है कि वो सच्चा ना हो, या फिर मतलब उसकी जेन्युइन जो है उसको वो नहीं देखता, वो अपना एक्सपीरियंस देखता है कि भाई उसका एक्सपीरियंस वहाँ पर कैसा रहा है, जेन्युइन रहा है या फेक रहा है। और कंस्ट्रक्टिव में वो अपने परसेप्शन से डिटरमाइन करता है, ठीक है। नीचे आओ। इश्यूज क्या क्या होते हैं, जो कमोडिफिकेशन है ये कल्चरल मीनिंग को क्या कर देती है, ऑल्टर कर देती है। ये परफॉर्मेंसेस अडेप्टेड फॉर टूरिस्ट प्रेफरेंस लूज रिचुअल सिग्निफिकेंस। फिर नीचे है एग्जाम्पल्स, ट्रेडिशनल डांस जो है वो परफॉर्म होता है आपका टूरिस्ट के कंटेक्स्ट में। दूसरा, फोक आर्ट्स जो हैं वो सोल्ड होती हैं एज अ डेकोरेटिव सोवेनिर्स रादर देन रिचुअल आइटम्स। इम्प्लीकेशंस क्या हैं इसके, चैलेंजेस, हेरिटेज प्रिजर्वेशन requires tourism planning that respects cultural integrity and meaning. म्यूजियम एंड टूरिज्म, रोल ऑफ म्यूजियम क्या है इसमें, ये प्रिजर्व करता है और डिस्प्ले करता है कल्चरल, हिस्टोरिकल और नेचुरल हेरिटेज को। दूसरा, ये एज अ एजुकेशनल और कल्चरल टूरिज्म साइट को सर्व करता है, ठीक है। किस चीज़ के लिए सर्व करता है, एज अ एजुकेशनल एंड कल्चरल टूरिज्म साइट। टाइप क्या है, आर्ट म्यूजियम हो गए, हिस्ट्री म्यूजियम है, एथनोग्राफिक म्यूजियम है, साइंस म्यूजियम है, एक्सेट्रा। इम्पॉर्टेंस क्या है इनकी टूरिज्म में, ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, ये कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करते हैं और हेरिटेज अप्रिसिएशन को प्रमोट करते हैं। इश्यूज क्या है म्यूजियम में एज अ टूरिस्ट साइट में, ये जो है ये प्रेजेंटेशन ऑफन रिफ्लेक्ट्स क्यूरेटोरियल इंटरप्रिटेशंस रादर देन कम्युनिटी पर्सपेक्टिव। ये आपका क्यूरेटोरियल इंटरप्रिटेशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं रादर देन कम्युनिटी पर्सपेक्टिव्स को। पोटेंशियल फॉर ऑब्जेक्टिफाइंग कल्चर्स, डिस्प्लेइंग देम एज एक्सोटिक फॉर टूरिस्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में क्या आ जाता है, म्यूज़ियम्स जैसे कि नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली है, इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता है, ये एंशियंट आर्टिफैक्ट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं पब्लिक की एजुकेशन के लिए। दूसरा क्या है, जो कम्युनिटी रन म्यूज़ियम्स हैं ये लोकल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करते हैं और लोकल इकोनॉमीज इससे बेनिफिट होती हैं। मॉडर्न ट्रेंड्स में जो इंटरैक्ट क्या है, मॉडर्न ट्रेंड्स इंटरैक्टिव डिस्प्ले एंड डिजिटल गाइड्स टू एनहांस विजिटर एक्सपीरियंस। दूसरा है इंक्लूजन ऑफ लोकल कम्युनिटी नरेटिव्स इन एग्जीबिशंस। चलो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड टूरिज्म के बारे में देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ये बेसिकली इसमें स्टडी होती है ह्यूमन बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की और उनके एवोल्यूशन की। रेलिवेंस क्या है टूरिज्म के लिए इनका, कि ये ह्यूमन एडेप्शन को अंडरस्टैंड करते हैं ताकि टू डाइवर्स इन्वायरमेंट्स इन्फॉर्म इको टूरिज्म प्लानिंग, ठीक है। सेकंड है नॉलेज ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, एल्टीट्यूड सिकनेस एंड एक्लीमेशन हेल्थ डिज़ाइन एडवेंचर टूरिज्म। जब हमें फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस का पता होगा, ये पता होगा कि इतनी ऊंचाई पे जाके क्या सिकनेस हो सकती है, और एसिमिलाइजेशन ओके एक्लीमेटाइजेशन का पता होगा, तब जाके हम कोई डिज़ाइन करेंगे ना एडवेंचर टूरिज्म को, कि भाई ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग का। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि लद्दाख में प्लानिंग, ट्रैक अगर ट्रैक करना है लद्दाख में तो उसकी प्लानिंग रिक्वायर करती है कि भाई आप हाई एल्टीट्यूड फिजियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी ज़रूरी है। देन दूसरा पॉइंट क्या आता है, वेलनेस टूरिज़्म को डिज़ाइन करने में और स्पा टूरिज़्म को डिज़ाइन करने में क्या इन्वॉल्व होता है, आपका बॉडी के एर्गोनॉमिक्स और हेल्थ पैटर्न्स को आपको रिकॉग्नाइज करना होता है इनको डिज़ाइन करने से पहले।
फिर आता है आपका एप्लीकेशन इन कल्चरल टूरिज्म। सो रिसर्च जो होती है ह्यूमन एवोल्यूशन साइट्स पे, जैसे कि भीमबेटका और प्री हिस्टोरिक केव, ये अट्रैक्ट करती है आपके एकेडमिक टूरिज्म्स को। इश्यूज़ क्या क्या आते हैं आपके, इश्यूज आते हैं जैसे कि पोटेंशियल एथिकल कंसर्न इफ़ टूरिस्ट ट्रीट इंडिजिनस फिजिकल ट्रेट्स एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्यूरोसिटी। दूसरा इशू आता है इम्पोर्टेंस ऑफ अवॉइडिंग रेशियल स्टीरियोटाइपिंग एंड एक्सोटिसाइजेशन इन टूरिज्म प्रमोशन। कंक्लूजन देख लो इसमें। ऑथेंटिसिटी ये डिबेट करती है आपके चैलेंज को कल्चरल रिप्रेजेंटेशन और इन टूरिज्म में। म्यूज़ियम जो होता है वो एक रोल प्ले करता है, डुअल रोल, मतलब एक प्रिजर्वर ऑफ हेरिटेज की तरह भी, ठीक है, और मतलब टूरिज्म डेस्टिनेशन की तरह भी ये एक रोल प्ले करता है। फिर फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी जो है ये आपकी सपोर्ट करती है प्लानिंग ऑफ हेल्थ कॉन्शियस एंड इन्वायरमेंट सेंसिटिव टूरिज्म को, वाइल रेजिंग एथिकल कंसर्न्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, चैप्टर में आपको पूरी एक्सप्लेनेशन मिलती है, ठीक है। इसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स मैंने करा दिए। चलो टेक केयर, और ये पढ़ के जाना है एक बार।